गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आज क्योंकि वीकेंड है तो आज हम लोग रिवीजन वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ आज के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चंस बीच में रह गए थे उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और इसी वजह से हम रिवीजन वाला पार्ट स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। Indian Navy recently organized its inaugural trilateral exercise with the navies of which country? Indian Navy ने अपनी inaugural trilateral exercise किन दो कंट्रीज की नेवीज के साथ हाल ही में स्टार्ट करी है? तो ये पहली एक्सरसाइज थी ट्राइलेटरल इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की, जो कि इस साल ऑर्गेनाइज की गई और इस दौरान इंडियन नेवी की इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप INS सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इसके थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली तीनों मैरिटाइम नेशंस को कि वो अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत कर सकें और कलेक्टिव कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करें, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो एरिया है वो सिक्योर हो सके। ठीक है, तो INS सह्याद्री इसमें गई थी पार्टिसिपेट करने। दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज की नेवीज के साथ की? तो आंसर है इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया की तरफ से INS सह्याद्री पार्टिसिपेट करने गई थी। ओके, इंडियन नेवी के बारे में एक और क्वेश्चन है। इंडियन नेवी ने हाल ही में कोलैबोरेट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ। इनके साथ मिलकर इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि दोनों मिलकर कोलैबोरेट करेंगे टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन वेरियस इंजीनियरिंग फील्ड्स जो कि रिलेटेड होते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज से। ठीक है, इसका एम क्या है? टू प्रमोट एकेडमिक कोऑपरेशन, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इन्हांस करना, कैपेसिटी बिल्डिंग को फैसिलिटेट करना, साथ ही इक्विपमेंट डेवलपमेंट के पर्पज से, और फैकल्टी एक्सचेंज होंगी बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेवी ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, तो आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स एक्शन प्लान फॉर मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टबल बर्निंग? कौन सा स्टेट है जिसने अपना एक एक्शन प्लान लॉन्च किया है? किस लिए? पैडी स्टबल बर्निंग के मैनेजमेंट के लिए। तो ये स्टेट है हरियाणा। हरियाणा ने हाल ही में अपने एक स्टेट एक्शन प्लान को जनरेट किया और लॉन्च किया। किसको? टू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इस प्लान में हरियाणा का एम क्या है? फायर इंसिडेंट्स होते हैं फ्रॉम पैडी स्टबल बर्निंग, उनको पोटेंशियली एलिमिनेट करना या फिर रिड्यूस करना, और इसके लिए स्टेट ने प्लान किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे बायो डिकम्पोजर एप्लीकेशंस को टोटल 5 लाख एकड़ की लैंड में ड्यूरिंग द करंट हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है, तो ये जो एक्शन प्लान है ये लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट ने। फिर इसके अलावा हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव। इसको आप इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल भी कह सकते हैं। और कहाँ पे इनॉग्रेट किया? एट द हिस्टोरिक फोर्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा। और ये फेस्टिवल पार्ट है उस विजन का जिसमें कि ये डिसाइड हुआ है कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे 75 लाइट हाउसेस को इंडिया के अंदर इनटू थ्राइविंग टूरिस्ट हब। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोवा स्टेट। नेक्स्ट है, विच सिटी लॉन्च द स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा? कौन सी सिटी है जिसने स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव को लॉन्च किया एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा? तो हाल ही में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव को एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छता पखवाड़ा, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाएगा और क्लीनलीनेस के बारे में कुछ अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। ठीक है, इसका एम क्या है? कॉन्शियसनेस को रेज करना रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनलीनेस, कि कितना ज़्यादा क्लीनलीनेस ज़रूरी है हमारे सोसाइटी के लिए, साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी विद इन द सिटी। ठीक है, तो ये जो है स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव किस सिटी का है? आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी लॉन्च द ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट? ये स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री का है आपको ये बताना है। अगर आपको याद हो, ये स्पेसक्राफ्ट बेसिकली एक नासा का मिशन है जिसमें ये एस्टेरॉइड को स्टडी करते हैं, और हाल ही में इस स्पेसक्राफ्ट ने कुछ डस्ट सैंपल्स भेजे हैं फ्रॉम द एस्टेरॉइड बेनू, और अब ये वापस आ रहा है अर्थ की तरफ। ठीक है, इसी वजह से चर्चे में था। कब लॉन्च किया था नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट को? 2016 में। और साइंटिस्ट अब एस्टेरॉइड के सैंपल को एनालाइज करेंगे और उससे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ किस तरह से हुई थी, और इसके थ्रू स्टडी किया जाएगा एपोफिस को जब एस्टेरॉइड
अर्थ के करीब आएगा इन 2029, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा, ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो है ये नासा का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। किस वजह से चर्चे में है? क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट अभी हाल फिलहाल एस्ट्रॉइड बेन्नू से कुछ डस्ट सैंपल्स लेके वापस अर्थ पे आ रहा है। फिर इसके अलावा कौन सी कंट्री है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट के लिए होस्ट रहने वाली है? तो ये है यूके। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर ऋषि सुनक। इन्होंने शेड्यूल किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट को नवंबर में इसी साल, और इसके थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिलेगा गवर्नमेंट्स, टेक्नोलॉजी फर्म्स और स्कॉलर्स को कि वहाँ पे जाके वो हजार्ड्स को डिस्कस कर सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से देखने को मिल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है कंसीडर करेगी कि वो अपने ऑफिशियल को सेंड करे इस समिट में या फिर नहीं, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट को, तो आंसर है यूके। नेक्स्ट है, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of an international cricket stadium in which Indian city? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं ये नींव रख चुके हैं एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। हाल ही में किस सिटी में, आपको ये बताना है। तो इन्होंने नींव रखी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की वाराणसी सिटी में, जो कि यूपी में लाई करता है। और ये जो स्टेडियम है ये इंस्पायर्ड है लॉर्ड शिवा से। इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कितने ज़मीन पे? 30 एकड़्स की ज़मीन पे, और इसमें एक साथ 30,000 लोग बैठाए जा सकते हैं, और बाद में जाके इसको एक्सपैंड भी किया जा सकता है 40,000 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है वाराणसी। वाराणसी में एक नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है बहुत ही जल्द। अच्छा, इसके अलावा एक स्टैचू भी हाल फिलहाल अनवील हुई है। आपको बताना है कि किस स्टेट ने अनवील की है स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य। और खास बात क्या है कि इस स्टैचू का एक पर्टिकुलर नाम रखा गया है, क्या? स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है। तो ये जो स्टैचू है ये 108 फीट की है, और हाल ही में ये अनवील की गई खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में अनवील किया इस स्टैचू को, और इसमें शंकराचार्य को पोर्ट्रे किया गया है जब ये विजिट पे आए थे ओमकारेश्वर एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य की स्टैचू का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ वननेस। कहाँ पे इसको अनवील किया गया? आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द CM नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? कौन सा स्टेट है जिसने CM नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है? तो द स्टेट असेंबली ऑफ पंजाब जो है वो पेपरलेस सिस्टम अपना क्रिएट करने जा रही है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करते हुए, और इस एप्लीकेशन को इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत सिंह मान ने। और 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप हुई थी ऑन दिस एप्लीकेशन, और इसी के दौरान जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स थी उनके डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया गया, ठीक है। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया गया है पंजाब स्टेट में। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में अपना एक इनॉग्रल एयर शो कंडक्ट किया जम्मू एयरबेस में नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान कंट्री। इस इवेंट में इन्होंने हाईलाइट किया है इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को। इसका एम है पब्लिक अवेयरनेस को रेज करना अबाउट एविएशन हजार्ड, जहां पे पायलट्स केयरफुली चूज करते हैं फ्लाइट पाथ्स को ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर की प्रॉक्सिमिटी को अवॉइड किया जा सके, स्पेशली पाकिस्तान के, ठीक है। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में अपना एक इनॉग्रल एयर शो कंडक्ट किया है किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, I2U2 इज अ पार्टनरशिप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? I2U2 में कितनी कंट्रीज आती हैं, आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और इसमें टोटल 4 कंट्रीज आती हैं। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं IIUU, ठीक है, I2U2। इसमें फर्स्ट कंट्री है इंडिया, सेकेंड कंट्री है इजराइल, फिर थर्ड है US, और फिर फोर्थ है UAE। ये 4 कंट्रीज इसमें आती हैं। इनका एम क्या है? इस मतलब पार्टनरशिप का एम क्या है? ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करना और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को एडवांस करना। और हाल ही में इन्होंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है एट द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इस ग्रुप का एम आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल है इसको मोबिलाइज करना है और डिफरेंट तरह की गोल्स में एक्सपर्टीज अचीव करना है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना, फिर लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज को एडवांस करना और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो I2U2 4 कंट्रीज की पार्टनरशिप है। कौन कौन सी? इंडिया, इजराइल, US एंड UAE। नेक्स्ट है, कंजेशन टैक्स इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? कंजेशन टैक्स कौन सी सिटी में लगने वाला है? ये बेसिकली क्या होता है, तो भीड़ भाड़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से अब एक नया टैक्स लग रहा है बेंगलुरु सिटी में, और कंजेशन टैक्स को अब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ड्यूरिंग द रश आवर्स, जैसे कि सुबह का टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा रश होता है या फिर शाम का टाइम होता है,
और टोटल 9 डेजिग्नेटेड रूट्स में लगेगा बेंगलुरु सिटी के। ये बेसिकली एक तरह का एफर्ट है जिससे कि ट्रैफिक कंजेशन में आसानी हो सके सिटी के अंदर। इसका एम क्या है, जो प्राइवेट व्हीकल्स का लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कम हो सके और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लोग प्रेफर करें, ठीक है। और इसके बाद ये भी एस्टिमेट किया गया कि बेंगलुरु ने सफ़र किया है 19,725 करोड़ रुपीज़ का लॉस हर साल बिकॉज ऑफ ट्रैफिक डिलेज, कंजेशन और जो सिग्नल की वजह से रुकना पड़ता है, या फिर जो टाइम लॉस, फ्यूल लॉस और ऐसे रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो कंजेशन टैक्स इंट्रोड्यूस होने जा रहा है बेंगलुरु से। तो अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो फिर रेडी रहिए कंजेशन टैक्स देने के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं तो आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रोलाइजर से? ये बेसिकली एक तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एम्प्लॉयड होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स में, जिसमें कि जो वाटर है उसको स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरेटेड होती है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी करी और इसमें इन्होंने बताया कि चाइना जो कंट्री है इसके पास अथॉरिटी है मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स की फॉर लो कार्बन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। और 2023 की ये रिपोर्ट है, मतलब 2023 के एंड तक इनके पास 50% ऑफ अथॉरिटी है। और ऑल्दो हमने देखा कि यहाँ पे राइजिंग इन्फ्लेशन की वजह से नए प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं कंट्री के अंदर, लेकिन फिर भी इनके पास 50% ऑफ अथॉरिटी पूरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने के लिए इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए। तो यहाँ पे आंसर है इलेक्ट्रोलाइजर्स। नेक्स्ट है, Which tech giant has developed an artificial intelligence powered coding assistant named as StudioBot? कौन सा टेक जाइंट है जिसने AI powered coding assistant जिसका नाम है StudioBot इसको डेवलप किया है? तो StudioBot एक तरह का AI powered coding assistant है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, जिसको कि गूगल ने लॉन्च किया है और हाल ही में इसको रोल आउट कर दिया गया है मोर देन 170 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में, ठीक है। तो जो बॉट है ये पावर होता है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो है नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, जिससे कि कोई भी इसे डेवलपमेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है प्लेन इंग्लिश में, ठीक है। और जो स्टूडियो बॉट है ये एंड्रॉयड डेवलपर्स को हेल्प करेगा कोड को जनरेट करने में, रेलेवेंट सोर्सेज को पता करने में, साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न करने में, राइट। इससे क्या होगा, टाइम इनका बचेगा। तो याद रखिएगा स्टूडियो बॉट एक AI पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट है गूगल का, इस वजह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हु हैज ऑथर्ड द नॉवेल वेस्टर्न लेन? वेस्टर्न लेन नाम की नॉवेल किसने लिखी है आपको ये बताना है। ये डेब्यू नॉवेल है चेतना मारू की और किस वजह से आजकल चर्चे में है, क्योंकि इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है 2023 के बुकर प्राइज के लिए, ठीक है। बुकर प्राइज आप सब जानते हैं कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और चेतना मारू एक ऑथर है इंडियन डिसेंट की जो कि लंदन में रहती हैं और खास बात क्या है कि इनकी पहली नॉवेल को ही शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है इस प्राइज के लिए और इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेस्टर्न लेन नॉवेल किसने लिखी है? चेतना मारू ने। किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है 2023 के बुकर प्राइज के लिए। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, हाल ही में एक बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सेंटर जिसका नाम है नीलक्कुरिंजी, इसको ओपन किया गया है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरला स्टेट के। और ये जो बायोडाइवर्सिटी सेंटर है ये लोकेटेड है एट द एंट्री पॉइंट ऑफ मुन्नार हिल स्टेशन और इस सेंटर को सेटअप किया है केरला स्टेट हरिता केरला मिशन के द्वारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करते हुए और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट पंचायत के साथ मिलकर। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि एक बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सेंटर जिसका नाम है नीलक्कुरिंजी, इसको कौन से स्टेट में ओपन किया गया? आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which institution has recently developed a portable device to determine the quality of water and soil? कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसने एक पोर्टेबल डिवाइस डेवलप कर लिया है वाटर और सॉइल की क्वालिटी को डिटरमाइन या टेस्ट करने के लिए? तो ये है IIT मद्रास। इन्होंने डेवलप किया एक डिवाइस जिससे आप वाटर और सॉइल की क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, पॉइंट ऑफ यूज टूल है जिसकी हेल्प से आप हैवी मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं सॉइल और वाटर दोनों में। और जो करंट हाई एंड टेक्निक्स हैं लाइक इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े लैब्स की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है। लेकिन ये डिवाइस जो अब IIT मद्रास ने डेवलप किया है ये लेस कॉम्प्लेक्स है और इसको ऑपरेट कोई भी कर सकता है जो कि मेजर करना चाहता है अगर क्वालिटी सॉइल एंड वाटर की, ठीक है। तो किसने डेवलप किया है ये डिवाइस? आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास अपना पहला कैंपस आउटसाइड इंडिया कहाँ पे बनाने जा रहा है आपको ये बताना है, उस कंट्री का नाम आपको कॉमेंट्स में मैंशन करना है। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट जो है इन्वोक हो चुका है
किस कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए? तो ये डिजीज है डेंगू, ठीक है। डेंगू के केसेस तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और इसी वजह से डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑफ द स्टेट ने प्रोविजंस इन्वोक किए हैं तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट 1939 के फॉर कंट्रोल ऑफ डेंगू। तो कोई भी अगर इस एक्ट को डिसरिस्पेक्ट करते हुए पाया गया तो उसको फिर पेनल्टी का सामना करना होगा, ठीक है। तो तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट इन्वोक किया गया है फॉर द कंट्रोल ऑफ डेंगू। लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली रेज्ड 10,000 करोड़ रुपीज थ्रू द इशू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड? कौन सी इंडिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू करके? ये है कंट्री की लार्जेस्ट लैंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने रेज किए हैं 10,000 करोड़ रुपए, कितने कूपन रेट के साथ? 7.49% अपने फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशुएंस की हेल्प से। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिफरेंट प्रोविडेंट फंड से थे, पेंशन फंड से थे, इंश्योरेंस कंपनीज या म्यूचुअल फंड और कॉरपोरेट्स से बिलोंग करते थे। और जो प्रोसीडिंग्स हैं बॉन्ड इशुएंस की वो यूटिलाइज की जाएगी इन एनहांसिंग लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज फॉर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। बस सिंपली याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू करके। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। जितने भी क्वेश्चन मिस थे इस वीक में वो भी हमने आज यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो मंडे से हम लोग वापस अपने रिवीजन सेशन को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कल संडे है तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करिएगा एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देने की। और मंडे वाले लेक्चर में मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था कि सब लोग अपने अपने स्कोर कमेंट्स में मेंशन करेंगे, बट किसी ने भी नहीं किया था। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सीरियस रहिए और जितना ज़्यादा आप मॉक्स देंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो प्लीज़ आप मॉक्स को ज़रूर दिया करिए। अगर पॉसिबल ना हो तो हफ्ते में एक ही दीजिए, 15 दिन में एक दीजिए, लेकिन देना ज़रूरी है। सिर्फ करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में मैथ्स आती है या रीजनिंग आती है, अगर आप मॉक्स नहीं देंगे तो आप कभी भी ऑन टाइम पेपर अपना ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको वो प्रिपेयर करता है पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ओके। तो नाउ आई होप कि कल सारे लोग अपने अपने मॉक्स देंगे और फिर मंडे वाली जो वीडियो आएगी उसमें आप कमेंट्स में अपने स्कोर को मेंशन करेंगे। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे जहां पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Jahadsana signing off.